हाँ, हेलो स्टूडेंट, ये हमारा क्रैश कोर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अर्थ लेक्चर है। इसमें आज हम न्यूटन्स लॉ का डिस्कशन करेंगे। आप लोगों के लिए हमने इसमें पीडीएफ डाल रखे हैं, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। और बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप इसमें जो शॉर्ट डाले हुए हैं उनको ज़रूर देखें, क्योंकि वो 1 मिनट में उसमें काफ़ी डिस्कशन किया गया है। तो ओके, हम न्यूटन्स लॉ को स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, जो न्यूटन्स लॉ है उसमें हम जब पहले फोर्स की स्टडी करते हैं, और जो फोर्स होते हैं वो कई तरह से उनको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम जो पहले फोर्स का डिवीजन ले रहे हैं वो बेसिक इंटरेक्शन वाइज ले रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो बेसिक कॉज फोर्स का क्या है। तो उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसमें कि जो आपको मालूम है कि हर पार्टिकल जो है वो यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशन के चैप्टर में आप पढ़ते हैं। हम ग्रेविटेशन फोर्स को यहाँ पर दिखाने के लिए किसी भी ब्लॉक के सेंटर पर हम mg फोर्स को डाउनवर्ड लगा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की ही हम यहाँ मेन स्टडी करते हैं, जिसके अंदर नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स वगैरह आते हैं। ये जो फोर्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। कोई भी बॉडी में आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत कम होता है। उनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसका जो नेट इफेक्ट है, उसकी वजह से ये नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स वगैरह लगते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा जो दो फोर्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर हैं, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। उनकी स्टडी हम मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले, और यहाँ ध्यान रखना कि न्यूटन थर्ड लॉ बहुत बेसिक लॉ है कि ए बॉडी जो है वो बी पर फोर्स डालती है, बी जो है वो ए पर इक्वल और अपोजिट। न्यूटन थर्ड लॉ में मेन पॉइंट ध्यान रखना कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स कभी एक बॉडी पर एक्ट नहीं करते हैं, ए बी पर तो बी ए पर। ओके, तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के टाइप में सबसे पहले हम नॉर्मल फोर्स लेते हैं। देखिए, प्रैक्टिकली क्या होता है कि जैसे जो सरफेस हैं वो हमें स्मूथ दिखाई पड़ते हैं, जो उनमें अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो इनमें अप और डाउन्स दिखाई पड़ेंगे। तो जब हम किसी सरफेस के ऊपर किसी ब्लॉक को ऐसे रखते हैं तो इनके जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं वो एक्चुअल कांटेक्ट पॉइंट काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि इसमें अप डाउन्स होते हैं। ऐसे उन कांटेक्ट पॉइंट जितने होते हैं उनमें नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। देखिए, जब हम किसी ब्लॉक को किसी सरफेस के ऊपर ऐसे रख देंगे तो नेचुरल है इस ब्लॉक में mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, और इस ब्लॉक में कोई मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब mg को बैलेंस करने के लिए इसमें कोई ना कोई अपवर्ड फोर्स जरूर लगेगा। वो जितने इसके कांटेक्ट पॉइंट होते हैं सरफेस पर, उनमें सब में नॉर्मल ऊपर लगता है। हम उसकी जगह केवल एक पॉइंट पर, सेंटर पर हम नॉर्मल फोर्स को ऊपर दिखा देते हैं। ठीक, तो नॉर्मल फोर्स आप समझ गए होंगे कि mg को बैलेंस करने के लिए। दूसरी बात, स्ट्रिक्टली ध्यान रखना, नॉर्मल को हम mg के इक्वल लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो इक्वल नहीं है, क्योंकि अर्थ के ऊपर अगर कोई बॉडी रखी हुई है तो वो अर्थ के साथ साथ रोटेट हो रही है। इसका मतलब उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हम इसको यहाँ पर निग्लेक्ट कर देते हैं और नॉर्मल को mg के इक्वल ले लेते हैं। दूसरी बात, नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है। आप अच्छी तरह से ये बात समझ लेना। जैसे ये कोई सरफेस है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, अगर ये वाला नीचे का सरफेस इस पर नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डाल रहा है तो उसका रिएक्शन होगा कि ये ब्लॉक इस पेपर पर नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड डालेगा। ग्रेविटी का जो रिएक्शन फोर्स है, जैसे अर्थ जो है, मान लीजिए इस ब्लॉक पर mg फोर्स डाउनवर्ड डाल रही है तो उसका रिएक्शन होगा कि ये ब्लॉक अर्थ के ऊपर जो है वो अपवर्ड फोर्स mg लगाएगा। यहाँ पर हम नॉर्मल और mg को इक्वल ले लेते हैं। ठीक, यहाँ देखें। और दूसरी बात ध्यान रखना, mg यहाँ सेंटर पर एक्ट कर रहा है और नॉर्मल यहाँ हमने जो रेड कलर से बनाया है कांटेक्ट पॉइंट पर बीच में एक्ट करेगा। नॉर्मल को दिखाने के जो मेथड हैं उनको ध्यान से समझें। पीडीएफ में रूल लिखे हुए हैं, यहाँ हम आपको डायग्राम से समझा रहे हैं। जैसे ये कोई लैडर रखा हुआ है, ये वर्टिकल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। नॉर्मल का पहला रूल है कि जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल को दिखाएं, यानी इस तरफ, और ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, इसमें वर्टिकल दिखाएं। दूसरा, अगर आपको सरफेस नहीं मिल रहा है तो बॉडी के परपेंडिकुलर ले लें। ये बॉडी रखी हुई है, कोई ये वाला लैडर रखा है, इसके परपेंडिकुलर दिखा दें। और अगर ऐसा दोनों में आपको प्रॉब्लम कहीं पर क्रिएट हो तो x और y डायरेक्शन में nx और ny ले लें। ऑटोमेटिक अगर कोई वैल्यू 0 आती होगी तो आ जाएगी।
ठीक, नॉर्मल की वैल्यू हर जगह पर अलग अलग आती है। यहाँ नॉर्मल mg के इक्वल इंक्लाइंड प्लेन पर आपको मालूम होगा कि mg के कंपोनेंट करते हैं, ये थीटा एंगल है, ये थीटा होगा, नॉर्मल mg cos थीटा के इक्वल होता है। अगर किसी वर्टिकल वाल पर, जैसे ये पेन है, इसको देखिए हम ऐसे दबा रहे हैं, तो हम फोर्स से इसको प्रेस करें तो इसमें जो नॉर्मल होगा वो ये फोर्स के इक्वल होगा, F = N होगा यहाँ पर। ठीक, इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक का बनाएंगे तो mg यहाँ सेंटर पर लगेगा, फ्रिक्शन यहाँ वाल पर ऊपर लगेगा और नॉर्मल इधर लगेगा। ये नॉर्मल यहाँ पर ध्यान रखना, N जो है वो F के इक्वल होगा। ओके, इसी तरह से ये देखिए कोई रोटर है, ये रोटेट कर रहा है और रोटेट कंडीशन में रोटर या डेथ वेल, रोटेटिंग कंडीशन में यहाँ पर अगर कोई ब्लॉक या मोटरसाइकिल आपने देखा होगा कैसे मूव करती है वर्टिकल वाल में, तो इसमें mg डाउनवर्ड होगा, फ्रिक्शन इधर होगा, यहाँ जो नॉर्मल होगा वो सेंटीपिटल फोर्स mv²/r के इक्वल होगा या mr⍵² के इक्वल होगा। हर जगह नॉर्मल की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक, जब भी कोई क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ का लगाएं तो पहला काम है कि x और y कोऑर्डिनेट को अटैच करें और x y कोऑर्डिनेट अटैच करके फोर्स को आइडेंटिफाई करें कि उसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। चाहे ऑब्जेक्टिव आए चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम क्वेश्चन को सॉल्व ना करें। ओके, और x y अटैच करके फिर न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन को लिखा जाए। देखिए नॉर्मल का ये बहुत ही जनरल पॉइंट होता है कि नॉर्मल जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास हो। जैसे ये ब्लॉक यहाँ पर ठीक से देखें, यहाँ पर ये अर्थ का सरफेस है, ये ब्लॉक रखा है, मान लीजिए हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, अगर नॉर्मल आपने सेंटर से लिया, mg भी सेंटर से जाएगा, तो यहाँ पर सेंटर के अबाउट जो टार्क है, ध्यान दें, सेंटर के अबाउट जो टार्क है वो नॉर्मल का 0 होगा, mg का 0 होगा, क्योंकि दोनों फोर्स सेंटर से पास हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है इसका टार्क लगेगा क्लॉकवाइज और ये बॉडी रोटेट नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ समथिंग रॉन्ग है। यहाँ पर नॉर्मल अपनी जगह से आगे शिफ्ट हो जाता है। नॉर्मल टेंशन और ये जो फोर्स है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को जो है वो सेल्फ एडजस्ट करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को। जैसे ये 1 kg का ब्लॉक है तो 10 न्यूटन का mg लगेगा, नॉर्मल 10 न्यूटन का होगा। अगर 20 kg का ब्लॉक रख देंगे तो यहाँ पर ये kg में आप 10 मल्टीप्लाई कर लेना, यानी 10 kg वेट होगा। अगर 10 kg का ब्लॉक है तो 10 kg वेट नॉर्मल होगा, 20 होगा तो 20 kg वेट होगा। ठीक, तो नॉर्मल यहाँ पर क्या होता है कि सेंटर से पास नहीं होगा, वो अपनी जगह से तुरंत आगे शिफ्ट हो जाता है। इसका बेसिक कॉज ये है कि जब आप इधर से फोर्स लगाते हैं तो ध्यान दें यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट कम हो जाते हैं, ब्लॉक थोड़ा उठ जाता है इधर से, तो यहाँ कांटेक्ट पॉइंट कम हो जाते हैं, कांटेक्ट पॉइंट राइट को शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए नॉर्मल भी राइट को शिफ्ट हो जाता है। यहाँ नॉर्मल ये है और आपको ध्यान होगा अगर ये टपलिंग करेगा तो नॉर्मल बिल्कुल कॉर्नर पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये बैलेंस कर लेगा। ये जो फोर्स एक्सटर्नल लगा रहे थे इसका जो टार्क है वो क्लॉकवाइज है और नॉर्मल का टार्क एंटी क्लॉक लगेगा विद सेंटर O, अबाउट सेंटर O, और दोनों जब बैलेंस कर लेंगे वहीं तक नॉर्मल ये शिफ्ट होगा। यहाँ पर ध्यान दें हमने साइड A ली है तो सेंटर से हाइट A/2 होगी, तो टार्क जो आपका लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स का वो F × A/2 होगा और जो नॉर्मल का टार्क है एंटी क्लॉकवाइज वो N × B होगा। हमने शिफ्टिंग की डिस्टेंस B ली है, इससे शिफ्टिंग की डिस्टेंस निकल आएगी। ये कोई V शेप में वॉल है या कोई बेस बना हुआ है, इसमें कोई हमने बॉल रख दी है, यहाँ जो कांटेक्ट पॉइंट है उनमें नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसे लगेगा और सेंटर से पास होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप नॉर्मल फोर्स को बना सकते हैं इनसे। अब आप टेंशन फोर्स देखें, देखिए अगर कोई ये ब्लॉक है और इसमें हम एक स्ट्रिंग को अटैच करके इसको वर्टिकली ऐसे सस्पेंडेड कर लें तो क्या होगा कि ये ब्लॉक पर जो जहां पर ये कनेक्शन पॉइंट होगा या कांटेक्ट पॉइंट होगा वहां पर ब्लॉक में टेंशन अपवर्ड लगेगा, जिससे कि ये इसको बैलेंस कर ले। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग है। जैसे ये स्ट्रिंग है, इसमें हमने मास m का ये ब्लॉक अटैच कर दिया, इसमें mg डाउनवर्ड लगेगा। यहाँ A पॉइंट और 2 B पॉइंट लिए हैं, A और B पॉइंट पर टेंशन अपवर्ड लगेगा। अगर mg का हम फ्री बॉडी डायग्राम मास m का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ B पॉइंट पर टेंशन को अपवर्ड दिखाएं, mg को डाउनवर्ड दिखाएं। ठीक, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम स्ट्रिंग का बनाएंगे तो A पर टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी दिखाया जाता, टेंशन अपवर्ड, और B पर डाउनवर्ड, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन का डायरेक्शन ऐसी डायरेक्शन में टेंशन को शो करें जिससे कि स्ट्रिंग लूज ना हो जाए। ठीक, हमारे सिलेबस में या स्टार्टिंग में आगे भी मास भी हो सकता है, हालांकि अगर स्ट्रिंग मासलेस है
तो टेंशन सेम होगी पूरी स्ट्रिंग में। ठीक, जैसे ये स्ट्रिंग है पूरी मासलेस है तो यहाँ यहाँ हर जगह हम टेंशन सेम लेंगे। लेकिन अगर स्ट्रिंग का मास होगा, जनरली स्ट्रिंग के मास में रॉड अटैच होता है, तो उसका हमें mg भी डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा और फिर हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगी। इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो क्वेश्चन को चेक करते समय अच्छी तरह से पढ़ लेना कि उसमें स्ट्रिंग मासलेस गिवन है या नहीं गिवन है। अगर गिवन है तो सेम टेंशन होगी। इसी तरह से ये कोई पुली है, दोनों तरफ अगर हमने मास अटैच कर दिया है, पुली रोटेट हो रही है। ठीक, इसमें अगर पुली मास लेस और फ्रिक्शन लेस है तो दोनों तरफ के टेंशन सेम दिखाए जाएंगे। इस चैप्टर में हम टेंशन को सेम दिखाते हैं। जनरली सभी क्वेश्चन में मास लेस होती है, लेकिन रोटेशनल डायनामिक्स में ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें पुली का मास दिया होता है। तो यहाँ पर ये हमने क्लॉकवाइज रोटेशन ले लिया है। नेचुरल है कि T2 का टार्क ज्यादा होगा। टार्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी रेडियस होगी। सेंटर के अबाउट हम पुली का टार्क ले रहे हैं, तो T2R माइनस T1R इज इक्वल टू I अल्फा होगा। अगर पुली मासलेस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, और अल्फा फ्रिक्शन लेस है तो अल्फा 0 होगा। फ्रिक्शन लेस का मतलब है कि स्ट्रिंग इसके ऊपर स्लिप करेगी, ये रोटेट नहीं होगी। ओके, इन दोनों कंडीशन में T1 इज इक्वल टू T2 होगा। जनरली हम जो हमारे यहाँ इस चैप्टर में जो पुली दी हुई है वो मासलेस है, इसलिए हम दोनों तरफ टेंशन को सेम लेते हैं। टेंशन और नॉर्मल हमने वहां लिख दिया है, दोनों ही फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हैं। ये ऑटोमेटिक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एडजस्ट करते हैं। हाँ, अब हम टेंशन का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। देखिए, इसमें ये 4 ब्लॉक लगे हुए हैं, चारों का मास स्मॉल m है। इसमें हम राइट को फोर्स F लगा रहे हैं। इनके बीच में जो स्ट्रिंग अटैच है उसमें टेंशन T1, T2, T3 का कैलकुलेशन करना है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम होते हैं। जैसे ये कोई रॉड ले लें, इसका मास 4m है, लेंथ हमने 40 सेंटीमीटर ली है। हर 10 सेंटीमीटर पर टेंशन का कैलकुलेशन करना है। तो जैसे यहाँ पर लेंथ इक्वल है तो यहाँ पर जो लेंथ इक्वल होने की वजह से यहाँ पर T1 होगा, इसी के अकॉर्डिंग टू यहाँ T2 होगा, यहाँ पर T3 होगा। चाहे तो आप इनको ब्रेक कर दें और चाहे डायरेक्ट लगा दें, दोनों क्वेश्चन सेम है। इसके लिए क्या करेंगे, पूरे ब्लॉक का या चारों ब्लॉक को मिलाकर हम इसमें फ्री बॉडी डायग्राम एक साथ बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में जो आपने फोर्स दिखाया है वो केवल x डायरेक्शन में दिखाया है, y में यहाँ कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं दिखाया गया है। तो F इज इक्वल टू ma लगाएं। मास यहाँ पर 4m है। इससे पहले a का कैलकुलेशन करें एक्सीलरेशन का, फिर यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम पहले हमने a का बनाया है। ध्यान दें, ये फ्री बॉडी डायग्राम ए का है। इसमें F लग रहा है, राइट को टेंशन T अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी कि लेफ्ट को लगाएं, और मोशन इसका किधर है, राइट को। नेचुरल है कि F T1 से बड़ा होगा, इसलिए F माइनस T1 इज इक्वल टू ma लिखें। इसमें a की वैल्यू पुटअप करें, ठीक, और T1 निकाल लें, वो 3F/4 होगा। वही आंसर यहाँ पर भी होगा। अब हमने D का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर पहले T3 निकाला है। डी का मोशन राइट को हो रहा है तो इसमें और कोई फोर्स नहीं है, तो T3 इज इक्वल टू ma, ए की वैल्यू पुटअप कर दें तो F/4 आ जाएगी। इसी तरह से जब हम इसका कैलकुलेशन जो है वो C का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो T2 को हम दिखाएंगे राइट में और T3 को दिखाएंगे लेफ्ट में, और मोशन दिखाएंगे राइट को। इक्वेशन क्या होगी, T2 माइनस T3 इज इक्वल टू ma। देखिए, इसमें और वर्टिकल टाइप के जो मोशन होते हैं उनमें फर्क ये होता है, इसमें mg लगाना पड़ता है। इसमें वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा था, इसलिए हमने mg नहीं लगाया, और नॉर्मल जब ही लगेगा जब बॉडी सरफेस के ऊपर रखी हुई हो। तो देखिए, ये 3 ब्लॉक दिए हैं, मास 5 kg, 2 kg, 3 kg है। ये पूरा सिस्टम एक्सीलरेशन a से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। ये भी हो सकता है यहाँ फोर्स दे दें और मास से आप a निकाल लें, लेकिन यहाँ टेंशन कैलकुलेट करनी है T1, T2 और T3। तो सबसे पहले 3G का नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। इसमें T3 अपवर्ड लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा, 3G, और एक्सीलरेशन को जरूर दिखाएं। एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इक्वेशन लिखें, T3 माइनस 3G इज इक्वल टू ma, क्योंकि मोशन अपवर्ड हो रहा है। T3 माइनस 3G इज इक्वल टू ma, यहाँ पर a की वैल्यू पुटअप करें, G 9.8 लिया तो T3 आपका 35.4 न्यूटन आ गया है। ठीक इसी तरह से हमने 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो इसमें T3 देखिए डाउनवर्ड दिखाना, mg वेट डाउनवर्ड दिखाएं 2G, और T2 आपका अपवर्ड लगेगा, मोशन अपवर्ड है। तो इक्वेशन लिखें T2 माइनस 2G माइनस T3 इज इक्वल टू ma। इससे आपका T2 आ जाएगा 59 न्यूटन। इसके बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट T1 की है तो फिर 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। इसमें T1 अपवर्ड होगा, T2 डाउनवर्ड होगा, और मास mg 5G डाउनवर्ड लगेगा। इससे टेंशन को कंफर्म करें, 118 न्यूटन आएगा।
ठीक इसी तरह से ये कोई टेबल का बेस है, इसमें हमने दो मास अटैच कर दिए हैं, ये पुली लगा दी है, एक मास M1 यहाँ लगाया है, M2 यहाँ लगाया है, नेचुरल है, अभी यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा, ये आपको राइट को आएगा। तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इसमें M1 T इधर को लग रहा है, नॉर्मल mg दिखाना चाहें आप दिखा सकते हैं, T इज इक्वल टू M1A, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इसमें M2 G डाउनवर्ड होगा, टेंशन T अपवर्ड होगा, और जो एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड है, नेचुरल है, ये ग्रेटर देन होगा M2G, इसलिए M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A होगा। दोनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करें तो A और T दोनों मिल जाएंगे। इसमें हमने इसलिए कराया है, ये जो पुली होती है इसमें जो रॉड लगा हुआ है, कभी कभी इसमें भी टेंशन पूछ देते हैं, तो अगर पुली मास लेस है तो इसका वेट नहीं लेना है, T इधर लगेगा, T इधर लगेगा, ये दोनों 90 डिग्री पर T है, इनका नेट रिजल्टेंट इसमें T1 होगा, इसलिए T1 √2 टाइम्स होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और 90 पर हैं। अगर इसका वेट दे दिया जाए तो इस T की जगह एक डाउनवर्ड वेट mg भी लगा दें, तो फिर पाइथागोरस किसके बीच में लगेगा, T स्क्वायर होगा, और इसमें जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो T प्लस mg का होल स्क्वायर होगा, दोनों का अंडर रूट ले लें। अगर पुली का मास दिया है तो नेचुरल है कि आपको उसमें mg डाउनवर्ड जो है वो लगाना है। हाँ देखिए, अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में। देखिए, जो फ्रेम रेस्ट में होते हैं और जो फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उनको हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, जो फ्रेम एक्सीलरेटेड है उनको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। प्रैक्टिकली आपको मालूम है कि कोई भी फ्रेम रेस्ट में नहीं है, अर्थ खुद अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, ठीक, यानी कि अर्थ स्ट्रिक्टली नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन हम उसको इनर्शियल मानकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, प्रॉब्लम ये आती है वो हम आपको पहले यहाँ बोर्ड में समझाते हैं। जैसे ये कोई फ्रेम है, इसके अंदर कोई ब्लॉक हमने लगा दिया, ये स्ट्रिंग लगा दी, इस ब्लॉक का मास mg डाउनवर्ड है और T अपवर्ड लगेगा। आप यहाँ कह सकते हैं कि T इज इक्वल टू mg होगा, लेकिन अगर ये फ्रेम आगे की तरफ एक्सीलरेटेड हो जाए, इसका मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर बन जाए, तो यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा गया है कि ये मास थोड़ा लेफ्ट को आ जाता है। ऐसी कंडीशन में T जो है वो स्ट्रिंग में लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम अर्थ फ्रेम से बनाएं, यानी आप अर्थ पर खड़े हुए हैं, तो आपको ये ब्लॉक एक्सीलरेटेड दिखेगा। ध्यान से देखें, ये हमने T बनाया है, mg बनाया है, और ये हमने एंगल वर्टिकल से थीटा लिया है, इसका कंपोनेंट करें T cos थीटा, ये mg को बैलेंस करेगा, और T sin थीटा फॉरवर्ड लग रहा है, ये बॉडी एक्सीलरेटेड है, A यहाँ दिखाया जाएगा। T sin थीटा इज इक्वल टू ma, ये इक्वेशन बनेगी न्यूटन सेकंड लॉ का, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। ठीक, नेट फोर्स कितना लग रहा, T sin थीटा किधर लग रहा, राइट को, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। लेकिन अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि हम एक्सीलरेटेड फ्रेम से अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो इस फ्रेम के अंदर से अगर ऑब्जर्वर बैठा है तो ये बॉडी उसको रेस्ट में दिखाई पड़ेगी। इसमें और इसके फ्री बॉडी डायग्राम में डिफरेंस ये होगा कि T दिखाना है, mg दिखाना है, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं दिखा सकते हैं। फ्रेम के अंदर से बैठे हुए ऑब्जर्वर को ये बॉडी इक्विलिब्रियम में दिखाई पड़ेगी, बॉडी रेस्ट में दिखाई पड़ेगी, इसलिए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम है। अब एक्स वाई जरूर अटैच करा करें, इसमें मोशन नहीं हो रहा है कोई, T cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, लेकिन T sin थीटा का क्या होगा, ये फोर्स आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसमें लग रहा है, लेकिन इसको कोई बैलेंस करने वाला नहीं है। इसके लिए ध्यान से समझें कि जितने क्वेश्चन जो हैं, अगर कोई भी आप फ्री बॉडी डायग्राम अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाते हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर आप सॉल्व करते हैं, तो मास लें बॉडी का, ठीक, और एक्सीलरेशन लें फ्रेम का, और फिर बॉडी में अपोजिट डायरेक्शन को एक फोर्स लगा दें। ये इधर है कितना फोर्स, ma, इस हम ma फोर्स को स्यूडो फोर्स कहते हैं, और अब T sin थीटा ma को बैलेंस करेगा। ठीक, ये दोनों इक्वेशन देखने में एक जैसी हैं, लेकिन ये एक नहीं है। ये न्यूटन सेकंड लॉ में बॉडी एक्सीलरेटेड है और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यहाँ नेट फोर्स 0 है। समझ गए ना? तो जितने भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है उनमें आपको स्यूडो फोर्स लगाना है बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, और मान लीजिए ये ब्लॉक जो है पूरा का पूरा फ्रेम
लेफ्ट को एक्सीलरेटेड है। ऐसे में ये पॉसिबिलिटी अभी फ्रिक्शन नहीं है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में हो जाए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा और बॉडी अगर एक्सीलरेटेड नहीं है फ्रेम, तो फिर ये जरूर नीचे मूव करेगा, क्योंकि mg sin थीटा डाउनवर्ड लगेगा और इसको मोशन में लाएगा नीचे। ओके, तो अब देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम से अर्थ पर अगर आप खड़े हैं तब तो ये ब्लॉक आपको एक्सीलरेटेड दिखेगा, ठीक। लेकिन अगर आप फ्रेम से देखें तो ये रेस्ट में दिखाई पड़ेगा। ऐसे में क्या करें, एक्सीलरेशन लेफ्ट को है, स्यूडो फोर्स राइट को लगाएं। ये देखिए हमने ma लगाया है। अब कंपोनेंट करें, mg का कंपोनेंट इधर mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा होगा, ठीक। और साथ में ma का कंपोनेंट करें, ma cos थीटा, इधर ma sin थीटा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो mg sin थीटा ma cos थीटा को बैलेंस करेगा। तो इक्विलिब्रियम में ये दोनों इक्वल करें, इससे एक्सीलरेशन निकल आएगा। ये वो एक्सीलरेशन होगा कि जिससे कि बॉडी रेस्ट में ये रह सकती है, यानी a = g tan थीटा। और अगर नॉर्मल का कैलकुलेशन करना है तो इन दोनों को फोर्स को प्लस करें, mg sin थीटा प्लस ma sin थीटा, ये a की वैल्यू इसमें पुटअप करें, ठीक। तो आपका टोटल जो नॉर्मल फोर्स निकल कर आ रहा है वो mg/cos थीटा आ रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी क्वेश्चन को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे तो स्यूडो फोर्स लगाना है उसमें। हाँ, अब आप जरा लिफ्ट का केस देखें। देखिए ये जो लिफ्ट जो है, जैसे वर्टिकली हम अपवर्ड एक्सीलरेट लेते हैं और डाउनवर्ड लेते हैं, लिफ्ट की जगह अगर कोई अदर फ्रेम हो तो तब भी यही थ्योरी लगाएं। जैसे किसी मैन को आप हेलीकॉप्टर से स्ट्रिंग को अटैच करके एक्सीलरेशन से ऊपर उठा रहे हो, यानी कि कोई भी सिस्टम हो, ध्यान रखना। देखिए लिफ्ट के अंदर कोई ये ब्लॉक है, इसमें नॉर्मल अपवर्ड लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा, लिफ्ट अपवर्ड एक्सीलरेटेड है। और एक पॉइंट स्पेशली ध्यान रखना, लिफ्ट अपवर्ड एक्सीलरेटेड है, इसका ये मतलब जरूरी नहीं है कि लिफ्ट ऊपर जा रही हो। ये भी हो सकता है कि लिफ्ट नीचे आ रही हो और आपने ब्रेक लगा दिया, तो ये अपवर्ड एक्सीलरेटेड मानी जाएगी। लिफ्ट ऊपर जा रही है और ब्रेक लगा दिया तो समझ लीजिए कि वो डाउनवर्ड एक्सीलरेटेड मानी जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन एक्सीलरेशन का डाउनवर्ड होगा। इसलिए यहाँ पर लिफ्ट के मोशन से मतलब नहीं है, एक्सीलरेशन से मीनिंग है। लिफ्ट अपवर्ड एक्सीलरेटेड हो रही है। अगर आप अर्थ फ्रेम से देखेंगे तो नॉर्मल अपवर्ड लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा। ब्लॉक, ये हमने मास m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है, इसलिए n - mg = ma, n = mg + ma होगा, ठीक। यहाँ पर हमने पहले भी बताया है कि जो वेट, ध्यान रखना ये बात नॉर्मल का पॉइंट है, जो वेट हम फील करते हैं वो नॉर्मल होता है, वो एक्चुअल वेट नहीं होता है। इसीलिए लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो हमें अपनी बॉडी हैवी दिखाई पड़ती है, भारी दिखती है। लिफ्ट जब नीचे आती है तो हल्की दिखती है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है, इस, ठीक। अब हमने ये इसलिए और भी बताया कि फ्री बॉडी डायग्राम अगर लिफ्ट फ्रेम से देखेंगे तो ये लिफ्ट फ्रेम से ये बॉडी रेस्ट में दिखाई पड़ेगी, इसलिए इसमें स्यूडो फोर्स लगाइए डाउनवर्ड डायरेक्शन को, तब भी इक्वेशन एक ही बनेगी, n = mg + ma, क्योंकि यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम है। इस जगह एक्सीलरेशन a दिखाना है, यहाँ नहीं दिखाना है, बॉडी रेस्ट में है, ठीक। इसी तरह से अदर केस आप खुद करें। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सीलरेटेड है तो नॉर्मल mg - ma होगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही हो, ये भी लिखा है, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, दोनों कंडीशन में नॉर्मल mg के इक्वल होगा। रेस्ट में है तब भी नॉर्मल mg के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये फ्रेम इनर्शियल होगा, ठीक। यहाँ पर अगर लिफ्ट ब्रेक हो जाए या लिफ्ट फ्री फॉल में आ जाए तो g के एक्सीलरेशन से ये डाउनवर्ड गिरेगी, उस समय नॉर्मल 0 हो जाएगा, ठीक। ये वेटलेस की कंडीशन है, इसमें नॉर्मल 0 है, यानी कि आपको वेट फील नहीं होगा। एक कंडीशन और यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर ये जो है, अगर जो एक्सीलरेशन लिफ्ट का जो डाउनवर्ड है a वो ग्रेटर देन g हो जाए, तो ऐसे में आपको मालूम है ये ब्लॉक अगर इसमें नहीं बना हुआ है तो ये ब्लॉक ऊपर उठने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो फ्रेम का एक्सीलरेशन है लिफ्ट का वो ज़्यादा है ग्रेविटी से, इसलिए ब्लॉक ग्रेविटी से ज़्यादा एक्सीलरेशन से नीचे नहीं गिर सकता है, इसलिए ब्लॉक ऊपर उठने लगेगा और ये इसके रूफ पर अटैच हो जाएगा जाकर, ठीक। अब जैसे लिफ्ट का एक्सीलरेशन 12 मीटर/सेकंड स्क्वायर है और लिफ्ट का तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोला जाएगा 12 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमेशा 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अगर ऐसी कंडीशन में ब्लॉक का कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह पूछा जाए, स्ट्रिक्टली ध्यान रखना बात, तो एक्सीलरेशन हम 10 लेंगे, 12 नहीं लेंगे, क्योंकि लिफ्ट आएगी 12 से, ब्लॉक नहीं आएगा। ब्लॉक का एक्सीलरेशन g होगा, वो फ्री फॉल का केस बनेगा। तो अगर ब्लॉक का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालना है तो ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर होगा। नेचुरल है कि ब्लॉक जो है वो ऐसी कंडीशन में ऊपर उठने लगेगा।
तो और एक बात ध्यान रखना कि जो अर्थ होता है वो स्ट्रिक्टली नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता है। और जो न्यूटन, देखे न्यूटन्स लॉ आप लोग बेसिकली जानते हैं, बस न्यूटन थर्ड लॉ भी हमने आपको बता दिया है। न्यूटन जो सेकंड लॉ है उसके बारे में बात ध्यान रखना कि जो हम F इक्वल टू ma लिखते हैं, प्रैक्टिकली क्या है कि इसमें F एक्सटर्नल फोर्स होता है, मास सिस्टम का होता है जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, और एक्सीलरेशन वैसे cm का है, लेकिन अगर कोई सॉलिड बॉडी एक्सीलरेशन से जा रही है तो इसका हर पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम होगा। मास सिस्टम का जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, इसलिए यहाँ लिखा जाता है F एक्सटर्नल और मास सिस्टम का और एक्सीलरेशन cm का, ठीक। न्यूटन जो सेकंड लॉ होता है उसको आपने 11th में बहुत पढ़ा होगा, वो रियल लॉ ऑफ मोशन है, ठीक। उससे हम थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ दोनों ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि जो रियल लॉ है वो सेकंड लॉ है। नेचुरल है कि जब एक्सीलरेशन को अगर हम जीरो कर देंगे तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, यानी कि फर्स्ट लॉ है अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है जब तक कि उस पर कोई फोर्स एक्सटर्नल ना लगाया जाए, ठीक। दूसरी बात, मोशन में ध्यान रखना कि अगर कोई बॉडी का मोशन x डायरेक्शन को है तो फिर x डायरेक्शन में लगा दें, y का है तो y डायरेक्शन में लगा दें। हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें x y को जरूर अटैच करें और मोशन को चेक करें, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, उसमें फोर्स दिखाएं, मोशन को चेक करें कि किस डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में जो है वो इक्वेशन लगाएं न्यूटन्स लॉ की। हाँ देखिए, हम इम्पल्स को इसके बाद डिफाइन करते हैं। जो न्यूटन सेकंड लॉ है, F इक्वल टू dp/dt, आपको मालूम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। इसमें जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करें और फिर इसको इंटीग्रेट कर दें। यहाँ पर अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लें, ठीक। तो डेल्टा ये dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा, तो t2 माइनस t1 की जगह डेल्टा t लिख दिया, ऐसे यहाँ पर डेल्टा p लिख दिया। ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है, इसको हमने एवरेज फोर्स ले लिया है, इसको हम f डेल्टा t को इम्पल्स कहते हैं और यही चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक। यानी इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, और चेंज यानी कि इम्पल्स आपका अगर इनिशियल वेलोसिटी u है किसी बॉडी की और बाद में फाइनल वेलोसिटी v हो गई तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो mv माइनस mu हो जाएगा, यानी कि ये इम्पल्स के इक्वल होगा, ठीक। यहाँ पर इम्पल्स में आपने 11th में बहुत फेमस प्रॉब्लम्स पढ़ रखी हैं कि अगर हम F डेल्टा t में जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसके लिए अगर हम टाइम को जो है वो इंक्रीज कर दें तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। जैसे आप क्रिकेट में बॉल को कैच करते हैं तो जब उसको कैच करने के बाद बॉल की फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कैच करते समय उसके हाथ को अपना पीछे ले जाते हैं जिससे कि टाइम इंक्रीज हो जाता है, डेल्टा टी इंक्रीज हो गया तो फोर्स कम लगेगा, हार्ड कम होता है। इसी तरह से जब आप जंप करते हैं तो हार्ड फ्लोर पर अगर जंप करेंगे उसकी बजाय अगर सॉफ्ट फ्लोर पर वो सैंड पड़ा हो तो उसमें टाइम जो है वो आपके रेस्ट में आने का इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सैंड कंप्रेस होगी, डेल्टा टी बढ़ जाएगा, फोर्स कम लगेगा, चोट कम लगेगी। इम्पल्स के बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, न्यूमेरिकल में ध्यान रखना, और बेसिकली ये सब वेक्टर हैं, ध्यान रखना, इनको हम बंडी में लिख देते हैं तो इसलिए वेक्टर नहीं लगाते हैं, ठीक। लेकिन स्ट्रिक्टली ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होगी तो कंपोनेंट का यूज करें, अगर एक ही के लॉन्ग है तो प्लस और माइनस का ध्यान रखें। देखिए जैसे ये कोई बॉल है, इसका मास हमने 100 ग्राम लिया है, कोई डाटा अगर नहीं दिख रहा है तो वहां से ठीक से हम बोल रहे हैं उससे नोट करें। तो मास यहाँ पर 100 ग्राम गिवन है, ये 5 मीटर की हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है, यानी कि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जंप करने के बाद इसकी वेलोसिटी v2 है, जंप स्ट्राइक करने के पहले वेलोसिटी v1 है, स्ट्राइक के बाद वेलोसिटी v2 है, और ये 1.25 मीटर की हाइट तक ऊपर जाता है जंप करने के बाद। तो जो फर्श पर जो है यानी अर्थ के सरफेस पर हमें जो एवरेज फोर्स है वो निकालनी है। टाइम दिया हुआ है, कांटेक्ट जो अर्थ के सरफेस पर है वो 0.1 सेकंड है, तो फाइंड एफ एवरेज बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड, टाइम ऑफ कांटेक्ट 0.1 सेकंड है। आपको हाइट दी है तो v इक्वल टू √2gh से कॉलिजन के पहले की वेलोसिटी निकालें जो कि 10 मीटर पर सेकंड आएगी, कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी निकालें ये 5 मीटर पर सेकंड आएगी। जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम होगा v2 माइनस v1। यहाँ ध्यान दें डाउनवर्ड डायरेक्शन और
स्ट्राइक के बाद जो डायरेक्शन ऑफ वर्ड है वो दोनों अपोजिट हैं, एक को पॉजिटिव लें एक को नेगेटिव लें। अपवर्ड को हमने पॉजिटिव ले लिया है तो B2 को 5 लिख दिया है और B1 को -10 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस ये बात है, न्यूमेरिकल में जरूर ध्यान रखना। तो इम्पल्स का कैलकुलेशन हो गया। इम्पल्स जो है एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी होगा। इससे एफ एवरेज निकालने की कितना फोर्स जो है वो लगेगा अर्थ के सरफेस पर। तो इसी तरह से कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना डायरेक्शन का। इसके बाद हम कांस्टेंट इक्वेशन का डिस्कशन करेंगे। देखिए न्यूटन्स लॉ में जब हम पहले हमने बता दिया कि न्यूटन्स लॉ का कोई भी क्वेश्चन हो, पहला काम है फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, फोर्स को आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ठीक, और एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन यानी कि कोऑर्डिनेट अटैच करें और फिर न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखें। तो कभी कभी क्या होता है, जब न्यूटन सेकंड लॉ की हम इक्वेशन लिखते हैं तो नंबर ऑफ अननोन इक्वेशन से ज़्यादा होते हैं। ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट इक्वेशन की हम यूज करते हैं। कांस्टेंट, वैसे कांस्टेंट का जो मीनिंग है वो मतलब है कि कोई भी बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने के लिए कांस्टेंट है यानी कि बाउंड है, ठीक है ना। तो यानी कि कोई बॉडी अगर एक्स में जा सकती है तो वो एक्स में कांस्टेंट है, अगर वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है तो वाई में वो। लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट इक्वेशन का जो हम यूज करते हैं उसमें हम रिलेशन निकालते हैं A1 और A2 A3 के बीच में, यानी एक्सीलरेशन के बीच में। एग्जाम्पल देखें, हमने ये एग्जाम्पल सेम, ये दो एग्जाम्पल शॉर्ट में भी डाले हुए हैं। ये 70 kg की एक ट्रॉली है, एक 35 kg की ट्रॉली है। इसमें यहाँ पर ध्यान से देखना, ये स्ट्रिंग अटैच है, ये पुली लगी हुई है, स्ट्रिंग यहाँ से घूम कर यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। ओके, यहाँ पर 300 न्यूटन का फोर्स लगा दिया राइट को। नेचुरल है कि ट्रॉली ये राइट की तरफ जाएगी, उसमें एक्सीलरेशन A1 ले लिया, इसमें एक्सीलरेशन A2 ले लिया। जरा ध्यान से देखें, 35 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो 300 न्यूटन का फोर्स राइट को दिखाइए। और यहाँ पर ध्यान दें, ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन को हम T ले रहे हैं। एक स्ट्रिंग में सेम टेंशन होता है, तीनों में T T T होगा। तो जब इस तरफ को देखेंगे तो 1 2 3 स्ट्रिंग अटैच हैं, इस पुली में 2 स्ट्रिंग है, ऊपर डायरेक्ट अटैच है। तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय लेफ्ट को 3T लिखें और पूरा सिस्टम राइट को जा रहा है। इसमें एरो लगाएं, A1 एक्सीलरेशन का डायरेक्शन दिखाएं। इसकी इक्वेशन बनेगी 300 माइनस 3T इज इक्वल टू 35 A1 न्यूटन सेकेंड लॉ है। इसी तरह से 70 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। इसमें ये पुली में एक T है, T मिलकर इस रॉड में 2T टेंशन लगेगा। तो यहाँ पर राइट को 2T लगाएं, ये बॉडी राइट को जा रही है। ध्यान दें, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है और इसके बाद एक्सीलरेशन को जरूर शो करें। कोऑर्डिनेट हमने नहीं लिखाया, ये एक्स में ही जा रहा है, ये वाई ले लिया। इसके बाद इसकी इक्वेशन बनेगी 2T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये दो इक्वेशन बन गई हैं। इन दोनों के एक्सीलरेशन जो है वो अलग अलग होंगे। ये जरूरी नहीं है कि दोनों के एक्सीलरेशन सेम हो। क्वेश्चन लगाते समय कॉम्पिटिटिव में अलर्ट रहना है इस बात के लिए, नहीं तो A1 A2 उठा के इक्वल कर दो। तो यहाँ पर ध्यान दें, अब जरा, जब दो इक्वेशन है लेकिन यहाँ पर 3 अननोन है, एक टेंशन है, एक A1 है और दूसरा A2 है, इसके लिए अब कांस्टेंट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब इसका मेथड समझें। देखिए करते क्या है कि जैसे ये एक्सीलरेशन देखें, ये बॉडी राइट को जा रही है, इससे लगी हुई स्ट्रिंग गिने 1 2 3, 3 स्ट्रिंग लगी हैं, उनमें टेंशन 3T है और ये टेंशन किधर होगा, लेफ्ट को होगा, डिस्प्लेसमेंट राइट को होगा। डिस्प्लेसमेंट इसका x1 ले लिया है और अपोजिट होने की वजह से ये टेंशन से वर्क डन निकाला गया। ये वर्क डन मेथड है। और भी मेथड होते हैं, -3T इंटू x1 प्लस दूसरा इसमें A2। केवल उनको देखें जिनमें एक्सीलरेशन हो रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट x1 ले लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 ले लिया। दोनों का एक्सीलरेशन राइट को क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी राइट को ले लिए हैं। 70 kg को चेक करें, इसमें टेंशन 2T है और डिस्प्लेसमेंट भी राइट को है, इसलिए इसमें 2T इंटू x2 होगा और नेट वर्क डन मिलाकर 0 होगा। इसको सीखना है लगाना, ठीक। इसको T को कैंसिल करें। अगर इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का रिलेशन बनेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन का ये रिलेशन तैयार हो गया, ठीक। यहाँ पर A1 हो गया, यहाँ पर A2 हो गया। अब ये 3 इक्वेशन बन गई हैं, 3 अननोन है, तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और A1 A2 और T की वैल्यू निकालें। इस तरह से हमने ये जो एक एग्जाम्पल बताया है, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल, कितनी भी स्ट्रिंग लगी हो, एक स्ट्रिंग में टेंशन T को ले लें और वहां पर चेक करते जाएं, ठीक है ना। और डायरेक्ट जो है, जो बॉडी मोशन में है, उनमें डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दें वर्क डन का। दूसरा, यहाँ पर एक वेज कांस्टेंट होता है। ये वेज रखा हुआ है ट्रेंगुलर शेप में, ये रॉड है, ये बीच में यहाँ पर स्पेस में ये रॉड नीचे आ रहा है। नेचुरल है, ये रॉड नीचे आ रहा है, इसका एक्सीलरेशन A1 गिवन है। वेज जो है जब ये नीचे आएगा तो वेज लेफ्ट को जाएगी। नीचे का सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ये फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0 लिखा है। यहाँ पर ट्रॉली में जो ये व्हील लगी होती है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लेते हैं, ध्यान रखना।
तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये रॉड हमने ये डॉट डॉट करके ये पुरानी पोजीशन बनाई है ट्रायंगल की। अब ये ट्रायंगुलर जो वेज है ये खिसक गया आपको किधर, लेफ्ट की तरफ को। ये रॉड नीचे वाई आ गया है और ये एक्स लेफ्ट को शिफ्ट हो गया है, तो ये भी एक्स होगा। ये थीटा है तो यहाँ पर ये एंगल भी थीटा होगा। टेन थीटा लगाएं वाई अपान एक्स, ये टेन थीटा वाई अपान एक्स, तो वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। इसको एक बार डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी, और एक बार और डिफरेंशिएट करें तो एक्सीलरेशन आएगा। वाई जो है वो वर्टिकल है, इसलिए यहाँ पर a1 आ गया, और यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन दो बार a2 लिख दें तो a1 इज इक्वल टू a2 टेन थीटा हो गया। इन्हें हम वेज कांस्टेंट बोला करते हैं। और तीसरा यहाँ पर ये देखें, इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे ये एक रॉड है और ये आपकी दीवार है और ये फर्श है, बेस है, इसके बीच में ये रॉड जो है वो ऐसे करके जो है वो नीचे को खिसक रहा है। तो ए पॉइंट ये ले लिया, बी पॉइंट ये ले लिया, वीए जो है वो वॉल के ऊपर वेलोसिटी डाउनवर्ड वीए होगी, और बी की वेलोसिटी राइट को वीबी होगी, और रॉड की लेंथ को एल ले लिया है। किसी समय इनमें रिलेशन निकालना है बीए और बीबी के बीच में। किसी समय ये डिस्टेंस को एक्स ले लिया, एट एनी इंस्टेंट ये डिस्टेंस को वाई ले लिया। इसमें पाइथागोरस लगाएं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एक बार जरूर रफ में इसको करके देख लेना, इसे डिफरेंशिएट कर दें। ट्वाइस एक्स डी एक्स बाई डी टी, वाई स्क्वायर का टू बाई डी वाई बाई डी टी, टू को कैंसिल करें, डी एक्स बाई डी टी चेक करें। डी एक्स बाई डी टी में जो वेलोसिटी है वो वी बी है, एक्स हमने ये लिया है और एक्स इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर है, इसका मतलब बी बी पॉजिटिव होगा। लेकिन वाई जो है वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि रॉड नीचे आ रहा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगाएं। ओके, ये रिलेशन बन गया बी ए इज इक्वल टू बी बी कॉट थीटा। दूसरा इसका बहुत ही सिंपल मेथड होता है कि जो वेलोसिटी ए की है इसका कंपोनेंट लें रॉड के अलोंग। ध्यान दें, ये 90 ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, इसलिए इसके अलोंग कंपोनेंट जो है वो वी ए साइन थीटा होगा। और वी बी का कंपोनेंट ने रॉड के अलोंग, यानी कि एरो इस तरफ है, इसको ऐसे बढ़ाकर इधर को कंपोनेंट लें तो ये थीटा होगा, ये बी बी कॉस थीटा होगा। रॉड की लेंथ चेंज नहीं हो सकती है, इसलिए रॉड के अलोंग ए और बी के वेलोसिटी के जो कंपोनेंट हैं वो इक्वल होंगे। दोनों को इक्वल कर दीजिए, यानी कि वी ए साइन थीटा इज इक्वल टू बी बी कॉस थीटा। तो आपका ये रिलेशन बन गया वी ए इज इक्वल टू बी बी कॉट थीटा। ये तीन टाइप के हमने अलग अलग कांस्टेंट बताए हैं, इनको ठीक से स्टडी करें। अगर और ज़्यादा कांस्टेंट को देखना है तो आप फिर प्लेलिस्ट में जाकर और लेक्चर में देखें, वहाँ कांस्टेंट के कई एग्जाम्पल दिए गए हैं। हाँ, अब हम जरा फ्रिक्शन फोर्स का जो है वो डिस्कशन करेंगे। देखिए, जब भी किसी हम सरफेस के ऊपर किसी ब्लॉक को रखते हैं, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है और हमने सरफेस के ऊपर रखा, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इनके जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं एक्चुअल में वो बहुत कम होते हैं। ठीक, जहाँ जहाँ कांटेक्ट पॉइंट होते हैं वहाँ वहाँ नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ को लगता है। ठीक है ना। फ्रिक्शन में क्या होता है कि जो कांटेक्ट पॉइंट है वहाँ पर आपस में इंटर एटॉमिक फोर्स लगते हैं, एक सरफेस के और दूसरे सरफेस के बीच में। ठीक, उनकी वजह से वहां पर जो है वो इंटर एटॉमिक बॉन्ड बनते हैं। जब आप इसमें कोई बाहर से फोर्स लगाते हैं तो वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं पुराने, और नए बॉन्ड बनते हैं, जिसकी वजह से वहां पर फ्रिक्शन फोर्स एराइज होता है और थोड़ा इंटरलॉकिंग भी हो जाती है, और बॉन्ड में थोड़ा वहाँ अट्रैक्शन होता है। तो इनकी वजह से वहाँ फ्रिक्शन एराइज होता है कि बॉन्ड के बनने से और उनके टूटने से बार बार जब हम चलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जब हम किसी ब्लॉक में फोर्स को नहीं लगाते हैं, जैसे ये ब्लॉक कोई सरफेस के ऊपर रखा है तो नेचुरल उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल mg के इक्वल होगा, जिसे हम इक्वल लेते हैं। और फ्रिक्शन जो है आपका इस समय फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि फ्रिक्शन जीरो है। तो फ्रिक्शन का सबसे पहला रूल यहाँ ध्यान दें, अगर कोई ब्लॉक ये सरफेस पर रखा है mg डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल इस पॉइंट पर लगता है। जब हम बोलते हैं किसी भी लेक्चर में कि ध्यान दें तो उस पर अटेंशन करें, और अगर प्रॉब्लम हो तो उसे वापस रिपीट करके सुने दोबारा। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल यहाँ पर एक्ट करता है, mg यहाँ सेंटर पर एक्ट करता है, नॉर्मल mg के इक्वल होगा। यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए नो फ्रिक्शन, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा। अब किसी भी क्वेश्चन का फ्रिक्शन को लगाते समय आपका सबसे पहला काम है कि नॉर्मल का कैलकुलेशन करें। हमने नॉर्मल को बताते समय इस लेक्चर में बता दिया है कि हर स्थिति में नॉर्मल हर जगह अलग अलग होता है, हर जगह mg नहीं है, कहीं mg साइन थीटा है, कहीं mb स्क्वायर बाई आर है, हर जगह सेपरेट है। तो सबसे पहला काम ध्यान दें, नॉर्मल का कैलकुलेशन करें और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का कैलकुलेशन करें। इसका मतलब है कि हम दो सरफेस के बीच में ये पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा।
ठीक। तो एफ मैक्स का अभी समझ में आएगा कि क्यों निकालना है। एफ मैक्स निकालें, ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है ये नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है। इसको जब इक्वल करें तो ये म्यू एस एन के इक्वल होता है। म्यू एस क्वेश्चन में गिवन होगा। इसको हम एफ मैक्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। नॉर्मल की वैल्यू म्यू एस की रखकर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का कैलकुलेशन कर लें। ओके, अब अप्लाइड फोर्स देखें। अप्लाइड फोर्स का मतलब है कि वो फोर्स जो, ध्यान देना, वो फोर्स जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे इंक्लाइंड प्लेन है तो इंक्लाइंड प्लेन पर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो mg sin थीटा होता है। यहां हमने एक्सटर्नल फोर्स F लगाया है, मोशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारा अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो आपने कैलकुलेट किया है उससे ज्यादा आता है तो ये ब्लॉक मूव करने लगेगा, और इस समय अगर इक्वल भी हो तो तब भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ग्रेटर देन हो तो ब्लॉक मूव करेगा, और जब मोशन स्टार्ट हो जाए तो जो फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। उस समय फ्रिक्शन म्यू के एन के इक्वल होगा, और म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के से ज्यादा होती है। वो इसलिए होती है कि जब ब्लॉक रेस्ट में होता है तो कांटेक्ट पॉइंट ज्यादा होते हैं, और जब ब्लॉक चलने लगता है किसी सरफेस के ऊपर तो वो ऊपर ऊपर चलता है, कांटेक्ट पॉइंट कम हो जाते हैं। जैसे किसी रोड पर कंकड़ पड़े हों और किसी ब्लॉक को आप खींच रहे हो तो ऊपर ऊपर कांटेक्ट पॉइंट होंगे। ठीक, तो म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के होता है। ठीक, अब ध्यान दें, अगर आपका अप्लाइड फोर्स का मीनिंग वो फोर्स जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ नॉर्मल नहीं है, मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, mg नहीं है, एफ है, क्योंकि बॉडी एक्स डायरेक्शन में फिक्स है मूव करने के लिए। ओके, तो इफ अप्लाइड फोर्स एफ मैक्स से कम है तो यहां पर कोई मोशन नहीं होगा। इस समय फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। यहां हमने फिर लिखा है, हमने एफ एक्सटर्नल लगाया, नॉर्मल लगाया, mg लगाया, और एफ एक्सटर्नल एफ के इक्वल होगा तब तक जब तक कि कोई मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक, इस समय फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स यानी एफ के इक्वल होगा। तो क्या करेंगे, फ्रिक्शन के किसी भी न्यूमेरिकल में पहला काम नॉर्मल कैलकुलेट करें। अगर पहले तो ये देख लें अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, फ्रिक्शन जीरो होगा। उसके बाद आप नॉर्मल फोर्स का कैलकुलेशन करें, नॉर्मल के बाद एफ मैक्स निकालें और अपने अप्लाइड फोर्स को कंपेयर करें इससे। अगर आपका अप्लाइड फोर्स एफ मैक्स से कम है तो मोशन नहीं होगा, उस समय फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। अभी एग्जाम्पल से बताते हैं। अगर आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। मोशन स्टार्ट हो गया तो म्यू के एन वैल्यू थोड़ा कम हो जाती है। ठीक, ये इसका ग्राफ है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है और ये अप्लाइड फोर्स है। स्टार्टिंग में जब फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये एंगल 45 पर होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर बन गया म्यू एस एन, और जैसे ही चलने वाला होता है पहले ये फ्रिक्शन कुछ यहाँ पर कम होता है। ये थोड़ा एक्चुअली में जो फ्रिक्शन की थ्योरी है वो प्रैक्टिकल बेसिस पर बनाई गई है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली जब जैसे ही चलने वाला हो तो थोड़ा सा कम होता है और फिर थोड़ा इंटरलॉकिंग की वजह से बढ़ के कांस्टेंट हो जाता है, ये म्यू के एन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ एक्स एक्सिस पर अप्लाइड फोर्स है, वाई पर फ्रिक्शन है, ये यहाँ तक स्टैटिक है, इधर ये काइनेटिक है, ये एंगल 45 है, ध्यान रखना। ठीक, अब पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं फिर इधर आते हैं बात पर। जैसे देखिए ये कोई ब्लॉक रखा है, हमने इसका मास 1 kg लिया है, ध्यान से इसको समझना, इसी से भी धीरे धीरे टिपिकल क्वेश्चन लगने लगेंगे। 1 kg का है तो इसका जो वेट mg लगेगा वो 10 न्यूटन होगा, जी को हमने 10 ले लिया है। नॉर्मल ऊपर सीधे 10 न्यूटन के इक्वल होगा, ये लिख दिया नॉर्मल 10 न्यूटन। म्यू एस आपको गिवन है 0.2 न्यूटन। हमने पहले बताया कि फ्रिक्शन के किसी भी क्वेश्चन का काम है पहले नॉर्मल कैलकुलेट करें, ये हमने नॉर्मल कैलकुलेट किया, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाला। अब अप्लाइड फोर्स को चेक करें, ध्यान से समझें। मान लीजिए हमने यहाँ पर ये अप्लाइड फोर्स एफ लगाया और ये 1 न्यूटन है, तो 1 न्यूटन फोर्स एफ मैक्स से कम है, इसका मतलब ब्लॉक मूव नहीं करेगा। इस समय फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन के इक्वल होगा। अगर 1.5 लगाया तो तब भी मोशन नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स 1.5 न्यूटन के इक्वल होगा। अगर 1.999 लगाया तो तब भी मूव नहीं करेगा। 2 न्यूटन लगाओगे तो जस्ट इक्वल है, उस समय भी फ्रिक्शन इसी के इक्वल लेंगे, 2 न्यूटन के। ठीक, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपने ऊपर फोर्स लगाया 2.1 ब्लॉक मूव करने लगेगा, और ब्लॉक अगर मूव करने लगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू के एन। म्यू के एन क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगा, जैसे यहाँ पर म्यू के दे दिया गया,
0.1 हमेशा कम होगा। तो यहाँ पर म्यू के एन कितना होगा, 10 को इसमें मल्टीप्लाई करें 1 न्यूटन होगा, उस समय फ्रिक्शन 1 न्यूटन होगा। और जो फोर्स आप यहाँ पर लगाएंगे एक्सटर्नल, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, ध्यान दें इधर को 3 न्यूटन का फोर्स है और म्यू के एन इधर को लेफ्ट को लगेगा 1 न्यूटन, तो 3 में से 1 को माइनस करें, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। रूल आप समझ गए होंगे। हम फ्रिक्शन का अब हम एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। दूसरी बात, अगर किसी सरफेस पर ये कोई ब्लॉक रखा है, इसमें नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, जब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एस एन, अगर राइट को टेंडेंसी टू मूव है, टेंडेंसी टू मूव इधर है, तो म्यू एस एन इधर लगेगा, ये इसका आर टोटल रिएक्शन फोर्स कहलाता है। ये नॉर्मल है रिएक्शन, ये टोटल रिएक्शन कहलाता है, और जो थीटा है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। यानी कि टोटल रिएक्शन जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। यहाँ से टेन थीटा लगाएं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा म्यू एस के इक्वल आएगा। ठीक है, बहुत छोटे से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछ देते हैं। टोटल रिएक्शन निकालते समय नॉर्मल और म्यू एस एन में 90 डिग्री पर है, पाइथागोरस लगाएं, एन को बाहर कॉमन लें, ये म्यू एस की जगह हमने टेन थीटा लिख दिया, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो टोटल रिएक्शन फोर्स आपका एन सेक थीटा के इक्वल हो गया। तो फ्रिक्शन के रूल को बिल्कुल पकड़ के रहें और इसी रूल से चलना है न्यूमेरिकल को हमें लगाते समय। हाँ, इसमें आप नेक्स्ट देखें जरा, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। देखिए ये कोई ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस पर रखा है, इसका मास m है, नॉर्मल लगेगा mg लगेगा, mg के कंपोनेंट कीजिए, नॉर्मल जो है वो आपका mg cos थीटा होगा, और जो अप्लाइड फोर्स है जो इसको मोशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो mg sin थीटा है। देखिए धीरे धीरे अगर हम थीटा को इंक्रीज करते हैं, ठीक, तो यहाँ पर अगर थीटा इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा इंक्रीज होगा, कॉस थीटा डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डिक्रीज होगा, जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एस एन। जैसे ही अप्लाइड फोर्स इसको जस्ट बैलेंस करेगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद ये ब्लॉक जो है वो नीचे मूव करने लगेगा। जिस समय ये नीचे मूव करेगा उस समय जो ये थीटा एंगल है इसको हम एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहते हैं। जैसे ये आपका पेपर है, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, देखिए हम एंगल बढ़ा रहे हैं और ये स्लाइड कर गया, उस समय जो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो एंगल ऑफ स्लाइडिंग है। ठीक, जब इन दोनों को इक्वल कर दीजिए तो म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा आएगा, और ये न्यूमेरिकली इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, जो कि इसके आप पहले देखा है आपने। ठीक, एक यहाँ पर आपको 11th में बहुत कॉमन चीज ध्यान होगा कि किसी भी रोलर को या ब्लॉक को जब हम पुलिंग करते हैं तो वो इजी है और पुशिंग जो है वो हार्ड होता है। पुलिंग इजियर इसलिए है क्योंकि इसमें नॉर्मल फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट जरा ध्यान रखना 11th वाला। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसमें मिनिमम फोर्स निकालना है रिक्वायर्ड फॉर पुलिंग दी ब्लॉक। तो पुलिंग के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगाएं, जब मिनिमम फोर्स पूछा जाए तो एंगल पर लगाएं, क्योंकि पुलिंग में एंगल पर फोर्स लगाने पर ये फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर को लगता है और ये नॉर्मल रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। नॉर्मल सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर जरा ध्यान दें, फोर्स के कंपोनेंट की ये दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में n + f sin थीटा है, जो कि mg को बैलेंस करेगा। नॉर्मल निकालें, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस एन, नॉर्मल की वैल्यू पुटअप करें, और अप्लाइड फोर्स जो कि ब्लॉक को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो f cos थीटा है। तो जस्ट इक्वल कर दिया हमने, मिनिमम निकालने के लिए f cos थीटा को इक्वल करें। नेचुरल है कि मोशन के लिए f cos थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा। इससे हमने फोर्स f निकाल लिया, इसको f इधर लाकर कॉमन ले लें। नेचुरल है कि फोर्स को मिनिमम होने के लिए cos थीटा प्लस म्यू एस sin थीटा जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। आप इसको डिफरेंशिएट करें, cos थीटा का माइनस sin थीटा का cos थीटा, इससे tan थीटा म्यू आया। एक ट्रायंगल बनाएं और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस निकालें, इससे sin थीटा निकालें, म्यू अपॉन √1 + म्यू स्क्वायर, cos थीटा निकालें 1 अपॉन √1 + म्यू स्क्वायर, और इसमें वैल्यू पुटअप कर दें तो मिनिमम फोर्स निकल आएगा। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुटअप करें तो जो मिनिमम फोर्स की वैल्यू है वो म्यू एस mg अपॉन √1 + म्यू एस स्क्वायर होगा। ये ब्लॉक का जो फार्मूला है ये थोड़ा ध्यान रहे तो बेटर रहेगा आपको। मिनिमम फोर्स की वैल्यू ब्लॉक को जो है वो पुलिंग करने के लिए मिनिमम कितना रिक्वायर्ड फोर्स होगा, पुशिंग में मिनिमम की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप पुशिंग में मिनिमम निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां पर एंगल निगेटिव आ जाता है थीटा। ठीक है, क्योंकि पुलिंग जो है वो इजियर है पुशिंग से, इसलिए वो पॉसिबिलिटी वहां पर नहीं है। हाँ, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नोट करें। देखिए ये कोई 1 kg का ब्लॉक है, ये वर्टिकल वाल पर जो है वो ऐसे प्रेस किया गया है 100 न्यूटन के फोर्स से। 100 न्यूटन का जो फोर्स है वो वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर लग रहा है। अगर ये 100 न्यूटन का फोर्स आप डायरेक्ट लगाएंगे इसके ऊपर तो नॉर्मल सीधे 100 न्यूटन मिलेगा। यहाँ पर आप जो एंगल पर फोर्स लग रहा है इसके दोनों कंपोनेंट कीजिए, एक वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वाल के अगेंस्ट में है, ये आपको नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक,
तो नॉर्मल फोर्स आपका जो है वो 100 sin 30 यानी कि 50 न्यूटन आ गया। दूसरा काम ये होता है, सबसे पहले फ्रिक्शन के क्वेश्चन में नॉर्मल का कैलकुलेशन करेंगे। नॉर्मल के बाद मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का कैलकुलेशन करें, म्यू एस एन। म्यू एस की वैल्यू जो 0.2 गिवन है, नॉर्मल 50 है, ये 10 न्यूटन आया। अब आप अप्लाइड फोर्स निकालेंगे। अप्लाइड फोर्स का मीनिंग है वो फोर्स जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सभी फोर्स को चेक कर लिया करें कि कौन कौन इसमें मोशन करा सकता है। तो इसमें एक तो mg मोशन करा सकता है डाउनवर्ड, और ये 100 cos 30 जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका, वो मोशन कराने की टेंडेंसी रखेगा अपवर्ड। ठीक, इसमें से इसको माइनस कीजिए, हमने 30 वैल्यू वहां पर पुटअप करिए, ये 75 न्यूटन के नियर अबाउट आएगा। ये आपका जो अप्लाइड फोर्स है, इसी को हम अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। ये अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, इसलिए इसमें ब्लॉक में मूव करने की टेंडेंसी होगी। और जब मूव करेगा ब्लॉक, टेंडेंसी क्या, ये मूव करेगा। अगर जब मूव करेगा ब्लॉक तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू के एन, अगर दोनों म्यू अलग अलग नहीं दिए हैं तो एक ही रख दें। तो म्यू के एन की वैल्यू करें, ये फ्रिक्शन फोर्स 75 न्यूटन आया। इसमें मोशन जो है वो वर्टिकल है, अपवर्ड है, इसलिए फ्रिक्शन डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब ये 85 का ये 10 न्यूटन डाउनवर्ड वेट इसका फ्रिक्शन, इनको माइनस करें, इज इक्वल टू एम ए। ठीक, इससे एक्सीलरेशन आ गया आपका 60.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किसी भी फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल में रूल से चलें। ठीक, यहाँ पर देखिए ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक 2 kg का ब्लॉक रखा है, यहाँ पर पुली लगाकर इसमें एक 1 kg का ब्लॉक सस्पेंडेड कर दिया गया है। इसमें फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.8 और अलग अलग नहीं दिया म्यू एस म्यू के। देखिए यहाँ पर जो मोशन करने की टेंडेंसी है वो 1 kg ब्लॉक के द्वारा होगी। ठीक, जो 2 kg का ब्लॉक है उसमें सबसे पहला काम है नॉर्मल कैलकुलेट कीजिए, mg कैलकुलेट कीजिए। ठीक, तो नॉर्मल mg के इक्वल होगा जो कि 20 न्यूटन आया। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का कैलकुलेशन करें, म्यू एस एन जो कि 16 न्यूटन आया। म्यू अलग अलग दिए नहीं है तो यही फ्रिक्शन माना जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखें, यानी कि काइनेटिक ही इसको मानेंगे हम। अब 1 kg के ब्लॉक में टेंशन अपवर्ड होगा, mg डाउनवर्ड होगा। इसकी इक्वेशन होगी mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। मास यहाँ पर 1 पुटअप करें, और जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का, इसमें टेंशन राइट को होगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बैकवर्ड लगेगा। मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है ये मानकर चलें कि मोशन है। ठीक है, बाद में चेक करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का जब आएगा तो या तो फ्रिक्शन पूछेंगे या एक्सीलरेशन पूछेंगे। तो जरा चेक करें इसकी इक्वेशन, ये राइट को जो है वो एक्सीलरेटेड है, तो t माइनस 16 इज इक्वल टू ma। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जरूर चेक करें, इन्हें सॉल्व करेंगे तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आया, जो कि यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये ब्लॉक अपवर्ड मूव नहीं कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये वेट है, यही इसको मूव कराएगा। ये नेट ड्राइविंग इसका फोर्स होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब यहाँ पर मोशन नहीं होगा। जब मोशन नहीं होगा तो इसमें फ्रिक्शन कितना होगा, तो फ्रिक्शन यहाँ पर अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स 2 kg में है वो टेंशन क्रिएट करेगा, क्योंकि mg तो वर्टिकली है, फ्रिक्शन तो हॉरिजॉन्टल लगना है। तो टेंशन यहाँ कितना होगा, टेंशन इसके वेट के बराबर होगा, क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है। तो टेंशन 10 न्यूटन होगा, इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन होगा। ध्यान रखना मेरी बात को, यहाँ कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हो सकते हैं कि अगर हम इस फ्रेम को, सुनना ध्यान से, अगर हम इस फ्रेम को एक्सीलरेट करा दें इधर राइट की तरफ, तो इसमें स्यूडो फोर्स लगने लगेगा इधर, और जो स्यूडो फोर्स इसमें लगेगा वो हो सकता है इसको टेंडेंसी, क्योंकि स्यूडो जो है वो बोलते हैं स्यूडो, वो एक्चुअल में फोर्स लगता है। तो स्यूडो फोर्स जो यहाँ बैकवर्ड लगेगा वो हो सकता है इस सिस्टम को इस तरफ मूव करा दे, लेफ्ट की तरफ। वहां ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि एक्सीलरेटेड फ्रेम में हो सकती है, ऐसे ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकती है। हाँ, हेलो स्टूडेंट, देखिए ये कोई स्फेरिकल बॉडी को रोटेट कराकर यहाँ सरफेस पर रख दिया है। नेचुरल है कि इसमें फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन को लगेगा, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन जो है इसकी स्पीड को कम करेगा, वेलोसिटी को, लेकिन फ्रिक्शन का जो टॉर्क लग रहा है वो क्लॉकवाइज लग रहा है, जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी यहाँ इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये दोनों वेलोसिटी, लिनियर और एंगुलर, दोनों कम होती हैं। इसलिए यहाँ प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो दोनों का सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ पर ये सरफेस डिफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल जो है वो अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ। नॉर्मल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देता है, जिसकी वजह से एंगुलर स्पीड कम होती है ओवरऑल, और फ्रिक्शन इसकी लिनियर स्पीड को कम करता है। इसी का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो रोलिंग फ्रिक्शन को प्रोवाइड करता है। रोलिंग फ्रिक्शन का जो फार्मूला है एफ आर, वो म्यू आर एन डिवाइडेड बाई आर है। आर यहाँ पर रेडियस है व्हील की, और म्यू आर की जो यूनिट है वो मीटर में होगी। ये फ्रिक्शन स्लाइडिंग और जो पहले फ्रिक्शन स्टैटिक पढ़ते हैं उनसे अलग है। ओके स्टूडेंट्स।
हाँ, हेलो स्टूडेंट, देखिए ये कोई ब्लॉक बी जो है वो कैपिटल एम मास का है और ए ब्लॉक स्मॉल एम मास का है। इनके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू एस और म्यू के हैं। अपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया एफ इज इक्वल टू के टी, के कांस्टेंट है, टी टाइम है। इसका मतलब अपर वाले ब्लॉक पर फोर्स वेरिएबल है, नीचे वाला सरफेस फ्रिक्शन लेस है। जब अपर ब्लॉक में आप फोर्स लगाएंगे तो पहले दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज होगा, एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा। जब एक साथ चलेंगे तो इन दोनों के एक्सीलरेशन कॉमन होंगे, यानी कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, उसके बाद इसमें बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है वो आपको मालूम म्यूएस एमजी होता है। उसके बाद यहाँ स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी और नीचे वाले ब्लॉक को चलाने के लिए जो फोर्स है वो केवल म्यू के एमजी होगा। इसका मतलब वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब लोअर ब्लॉक का एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन अपर ब्लॉक में आप टाइम के साथ फोर्स इंक्रीज हो रहा है, इसलिए अपर ब्लॉक का एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा। ये इसका जो स्लोप है वो इस वाले ग्राफ के स्लोप से ज्यादा होगा, क्योंकि अब जो है वो केवल स्मॉल एम का मास एक्सीलरेट होगा। ओके स्टूडेंट। हाँ, हेलो स्टूडेंट, देखिए ये कोई फ्रेम राइट को ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेटेड है। इसमें ये कोई ब्लॉक यहाँ पर अटैच है। ये ब्लॉक जो है यहाँ पर वो रेस्ट में दिखाई दे रहा है इस फ्रेम से। अगर आप अर्थ फ्रेम से देखेंगे तो ये ब्लॉक राइट को एक्सीलरेटेड दिखाई पड़ेगा। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एमजी लगेगा, फ्रिक्शन अब वर्ड लगेगा, नॉर्मल इस तरफ लगेगा। नॉर्मल ही इसको राइट में एक्सीलरेट कराएगा, फ्रिक्शन एमजी को बैलेंस करेगा और नॉर्मल एन इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ से एमए के इक्वल होगा। अगर हम इसी का फ्री बॉडी डायग्राम एक्सीलरेटेड फ्रेम से बनाए तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से आपको मालूम है कि इसमें स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर नॉर्मल जो है वो स्यूडो फोर्स को बैलेंस करेगा और फ्रिक्शन जो है वो एमजी को बैलेंस करेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पॉसिबल म्यू एस एन होता है, जो कि एमजी के इक्वल होगा। यहाँ नॉर्मल की वैल्यू पुटअप करें तो ए इज इक्वल टू जी अपॉन म्यू आएगा। इसका मतलब इतने एक्सीलरेशन से अगर ये राइट को जाएगा तो इस फ्रेम से ये रेस्ट में दिखाई पड़ेगा, वर्टिकल मोशन इसमें नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स।